बच्चों, जैसे कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, इसमें आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो न्याय प्रशासन रहेगा। तो ये न्याय प्रशासन हम मौर्य साम्राज्य का पढ़ने जा रहे हैं। तो न्याय प्रशासन में जो सम्राट है, तो सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था और सबसे जो छोटी इकाई हुआ करती थी इसमें ग्राम होती थी। अब इसी में जो ग्राम है, इससे जो संग्रहण, द्रोणमुख और स्थानिक, जनपद और पाटलिपुत्र, ये इस तरीके से एक व्यवस्था बनी हुई थी जो कि केंद्रीकृत जो है न्यायालय कहलाती है। अब बात ये आती है कि न्यायालयों के जो प्रकार हैं मौर्य साम्राज्य में, वो दो प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें धर्मस्थीय न्यायालय और एक है कंटक शोधन न्यायालय। जो धर्मस्थीय न्यायालय है, इसका जो कार्य होता था वो दीवानी न्यायालय के रूप में दीवानी के मुद्दे सुनता था, और जो कंटक शोधन न्यायालय है वो फौजदारी के न्यायालय मामलों को सुनता था। अब बात ये आती है कि इसका जो संगठन है किस तरीके से हुआ है। तो संरचना के तौर पर इसमें 3 व्यवहारिक और 3 अमात्य नियुक्त होते थे। वहीं कंटक शोधन न्यायालय में इसमें 3 प्रदेष्टा और 3 महात्य नियुक्त किए जाते थे। अब आगे हम जब देखेंगे तो इसमें पढ़ना है हमें कि गुप्तचर प्रणाली किस तरीके की थी। तो गुप्तचर को जो है मौर्य साम्राज्य में गूढ़ पुरुष कहा जाता है। इसका प्रमुख अधिकारी सर्प महामात्य कहलाता है। इसमें भी 2 तरीके के गुप्तचर होते थे, जिसमें एक संस्था और एक संचरा। ये जो संस्था है, तो संस्था में गुप्तचर संगठित होकर कार्य करते थे, और संचरा जो है वो घुमक्कड़ प्रकार के होते थे। कहने का मतलब कि संस्था में एक ग्रुप बनाकर कार्य करते थे, वहीं संचरा में जो है इंडिविजुअली जो है कार्य करते थे और उसकी सूचना जो है मौर्य साम्राज्य में अपने अधिकारी को देते थे। अब बात करते हैं राजस्व प्रशासन की मौर्य काल के। तो राजस्व प्रशासन में आपका कि जो राजस्व प्रशासन है वो विस्तृत और अत्यधिक केंद्रीकृत था मौर्य साम्राज्य का। कृषि पर कर की मात्रा इस तरीके से निर्धारित की जाती थी कि कृषि योग्य भूमि पर उपज का 1/4 या 1/6 भाग भू राजस्व या लगान होता था। जहां सरकार ने सिंचाई व्यवस्था की थी, तो वहां पर जो है उपज का 1/3 भाग भू राजस्व होता था। अब बात ये आती है कि मौर्यकालीन व्यवस्था को चलाने में जिन करों का योगदान था, वो कर कौन कौन से थे, उसको आप एक बार देख लें कि जो मौर्यकालीन कर हैं उसमें एक कर कहलाता है भाग। तो यह भू राजस्व था। अरसास के अनुसार 1/6 भाग विदेशी स्रोतों से और 1/4 भाग जो है वो इनके द्वारा प्राप्त होता था। वहीं जो है बलि जो है एक प्रकार का धार्मिक कर था। पण्य एक आपातकालीन कर था जो कि युद्ध के समय में लिया जाता था, और ये कुल उपज का 1/3 भाग होता था। इसी में एक सेना युक्त जो कर है, किसी अभियान के समय सेना के लिए लिए जाने वाला कर था। शुल्क जो है जैसे सीमा कर, इसमें प्रवेश मतलब कि जब माल कोई आता था, आयात होता था। निष्क्रिय कर, जब माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था, उसको निर्यात कर। इसी में एक बर्तनी जिसको हम पथकर, जो कि चुंगी या टोल टैक्स भी कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें ब्याजी कर, ये क्रय विक्रय पर दिया जाता था। पिंड कर जो है संपूर्ण गांव जो होता है उसको उस पर एक बार लिया जाने वाला कर होता था। रज्जुक जो है भूमि माप हेतु करने पर जो कर लिया जाता था उसको रज्जुक कहा जाता है। तो इस तरीके से मौर्यकालीन व्यवस्था को, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जिन करों का हम वर्णन करते हैं
जिन करों के द्वारा जो है मौर्यकालीन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी, तो उसमें भाग, बलि, प्रणय, सेना भक्ति और शुल्क, बर्तनी, ब्याजी कर और पिंड कर और रज्जुक कर थे। आगे हम जब बात करेंगे तो इसमें एक मौर्यकालीन राजस्व आय के नाम, तो मौर्यकालीन जो राजस्व आय के जो नाम हुआ करते थे उसमें दुर्ग नगरों से प्राप्त आय है, राष्ट्र जनपदों से प्राप्त आय है, सेतु फल फूल सब्जियों से प्राप्त आय है, ब्रज पशुओं से प्राप्त आय है, सीता, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सीता क्या है, और राजकीय भूमि से प्राप्त आय है, ठीक है। और उदक भाग सिंचाई कर कहलाता है, और हिरण्य जो है नगद राजस्व कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था वो किस तरीके से थी। तो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की थी, वो कृषि, इसमें बताया गया है कि पहली बार मौर्य काल में बहुत बड़ी संख्या में शूद्रों को कृषि कार्यों में लगाया गया, और कृषि कार्यों में अत्यधिक वृद्धि, मजदूरों की आवश्यकता जो है इसमें की गई थी। राजकीय भूमि जिसको सीता कहते हैं एक उपजाऊ भूमि होती थी। वहीं इसमें जो राज्य की ओर से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी यह सेतुबंध कहलाता है, ठीक है। अदेव मात्रक, यह बिना वर्षा के खेती वाली भूमि होती थी। इसमें ये भी पूछा गया है कई बार कि अदेव मात्रक क्या है, कि ऐसी भूमि जहाँ पर वर्षा नहीं होती थी, ठीक है, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, अदेव मात्रक। अर्थनी उपकरण, इसका उपयोग वर्षा की मात्रा मापने के लिए किया जाता था। अर्थनी उपकरण जो है वो वर्षा की मात्रा मापने के लिए किया जाता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के उद्योग धंधे एवं व्यापार, तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के उद्योग धंधे और व्यापार में जो मौर्यकाल में सूत काटना, बुनना प्रमुख उद्योग धंधा था। अन्य उद्योग धंधे इस तरीके थे जिसमें कि सूती वस्त्रों को बनाना, और जो है बंग मतलब जो चूड़ियाँ होती हैं इसको बनाना, ठीक है। अब इसमें जो स्थान हैं, जो नगर हैं, उनमें काशी, मालवा और कलिंग ये प्रमुख नगर थे, ठीक है। जो बंग एक जगह है, तो बंग का मलमल विश्व विख्यात हुआ करता था। अब इसी में हम जब देखेंगे कि ये जो मौर्यकालीन समय के जो बंदरगाह हैं, तो पूर्वी तट पर एक ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, पश्चिमी तट पर भड़ोच और सोपारा है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मौर्यकालीन बंदरगाह जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, एक भड़ोच और सोपरा बंदरगाह है, ठीक है। ताम्रलिप्ति जो है वो पूर्वी तट पर है, यानी कि जो आपका ये बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और जो भड़ोच और सोपरा है ये आपका जो अरब सागर है, यानी कि गुजरात वाला जो क्षेत्र है वो आपका इसमें कहलाता है। इसी में एग्रोनोमो, यह मार्ग निर्माण के लिए जिम्मेदारी का अधिकारी कहलाता था। कि एग्रोनोमो ये जो कौन होता था, जो कि मार्ग का निर्माण करवाता था, यानी कि सड़कों का जो निर्माण कराता था उसको एग्रोनोमो ही कहा जाता है। सार्थवाह, यह व्यापारियों का नेता होता था। भारत का निर्यात जो होता था ज़्यादातर वो किस किस वस्तुओं का होता था, उसमें हाथी दांत, कछुए, सीपी, मोती, रंग, नील, बहुमूल्य लकड़ी। आयात जो होता था उसमें रेशम जो कि चीन से मंगाया जाता था, मोती, ठीक है, ताम्रपणी से, चमड़ा नेपाल से, मदिरा सीरिया से, और घोड़े जो है पश्चिमी एशिया से। इसी में अब हम देखेंगे कि मौर्यकालीन जो मुद्रा है, तो मौर्यकालीन साम्राज्य की जो मुद्रा होती है उसको हम पण कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम पण कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपका है। सोने के सिक्के जो होते थे वो स्वर्ण एवं पाद के होते थे, ठीक है, स्वर्ण पाद, और चांदी के सिक्के जो है इसमें एक मासक है, कांकड़ी है और अर्ध कांकड़ी है। इसी में हम जब देखेंगे कि मयूर, पर्वत, अर्धचंद्र की जो छाप वाली आहत रजत मुद्राएं, रजत का मतलब होता है चांदी,
मौर्य साम्राज्य में मान्य थी। तो बच्चों अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, जिसमें मौर्यकालीन जो समाज है, मौर्यकालीन समाज मतलब कि वहाँ के व्यक्ति किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे, वहाँ की स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, पुरुषों की स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो कौटिल्य है, तो कौटिल्य ने मौर्य समाज की जो व्यवस्था है इस तरीके से बताई है, जिसमें वर्ण आश्रम व्यवस्था को सामाजिक का संगठन का आधार माना। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी हमारे यहाँ पहले, जिसमें 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते थे, उन्हीं के आधार पर हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था थी। मेगास्थनीज ने जो है वो 7 जातियाँ बताई हैं। उस 7 जातियों में जिसमें दार्शनिक, किसान, चरवाहे, शिल्पी, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, अमात्य या सभासद। अब जाति व्यवस्था का जो स्वरूप था वो कठोर होता था। कोई भी व्यक्ति जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था और ना ही अपना पेशा बदल सकता था। लेकिन जो दार्शनिक हैं और ब्राह्मण हैं उनको इस तरीके से छूट दी गई थी कि वो जाति से बाहर भी विवाह कर सकते हैं, जाति से बाहर जो है अपना पेशा कर सकते हैं। स्त्रियों की जो दशा है, स्त्रियों को पुनर्विवाह एवं नियोग की अनुमति थी। अर्थशास्त्र के अनुसार विवाह की उम्र, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो स्त्रियों की जो उम्र है वो 12 वर्ष है और पुरुषों की उम्र जो है 16 वर्ष है। दहेज प्रथा का इस समय जो है चरम पर थी, दहेज प्रथा खूब चली थी। ठीक है, इसी में देखेंगे कि जो रूप जीवा, ये एक स्वतंत्र रूप से वैश्यवृत्ति करने वाली स्त्रियां कहलाती थी। कि जो वैश्यवृत्ति करती थीं उनको रूपा जीवा कहा जाता है। स्त्रियां सम्राट की अंगरक्षिका नियुक्त की जाती थीं। दास प्रथा के बारे में बताया गया है कि मेगास्थनीज ने भारत में दास न होना बताया है, परंतु बौद्ध साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एवं अशोक के अभिलेखों से दास प्रथा के प्रचलन की पुष्टि होती है। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में तो दास प्रथा का प्रचलन नहीं बताया, बट जो बौद्ध साहित्य है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें जो है दास प्रथा का प्रचलन बताया गया है। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है और इन दासों से क्या करवाया जाता था, कृषि कार्य करवाए जाते थे, कारखानों और खदानों आदि में लगाया जाता था इनको। महिला जो होती थी वो दास गृह कार्य में एवं सेवा या शुश्रूषा आदि करती थी। ठीक है, इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि मौर्यकालीन शिक्षा के जो केंद्र थे उसमें तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी मौर्य काल की शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। अब जो शूद्रों की स्थिति के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो मौर्य काल में शूद्रों का उत्थान प्रारंभ हो गया था कि जो शूद्रों की स्थिति बहुत खराब थी वो जो है अब सुधरने लगी थी। पुराणों में शूद्रों का अनार्य कहा जाता था, परंतु कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य माना है तथा मलेच्छों से भिन्न माना है। ठीक है, अब बात आती है मौर्य काल में शूद्रों की कृषि कार्य में शामिल किया गया था। ठीक है, ये और जो कृषिगत जो क्रिया होती हैं उसमें भी जो है इनको जो है शामिल करके और उनको मजदूरी देकर और उनसे जो है कृषि कार्य करवाया जाता था। ठीक है, अब बात आती है कि मौर्योत्तर काल, तो ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको, मौर्योत्तर काल में। ओके, थैंक यू।